नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रिटायर्ड आईएएस जीएस संधू ने पदभार ग्रहण कर लिया है। यूडीएच के सलाहकार के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। नगर नियोजन भवन में उन्होंने नए पद पर जिम्मेदारी संभाली है। नजदीकी मित्रों की मौजूदगी में संधू ने ज्वाइन किया और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ जीएस संधू भी मौजूद है। अभिषेक, महज ₹1 के मासिक वेतन के साथ उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो इनका ऑर्डर निकला उसमें केवल ये कहा गया है कि केवल ये ₹1 प्रतिमाह लेंगे। हमारे साथ खुद जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जीएस संधू, जो कि वर्तमान में आरसीए के सलाहकार हैं और अब इन्हें यूडीएच के सलाहकार पद की भी जिम्मेदारी दी गई है। सर, ये जो जिम्मेदारी दी गई है, सवाल तो ये सर, किस तरह से लेते हैं इस जिम्मेदारी को, क्योंकि यूडीएच का आपको जितना ज्ञान है उतना शायद ही किसी अधिकारी को है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो हमेशा, कोई भी अधिकारी हो, हमेशा वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है, सीखता ही है। और मैं राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नगरीय विकास मंत्री जी का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस विभाग में, इस क्षेत्र में काम करने का एक मौका दिया है। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से विभाग के लिए काम कर सकूं, ताकि राजस्थान जो स्टेट है इसमें और प्रगति इसकी हो और विकास हो। सर, पिछले कार्यकाल में भी लंबे समय तक आप प्रमुख सचिव, फिर बाद में आप अतिरिक्त मुख्य सचिव यूडीएच में रहे, तो आपकी और जो मंत्री शांति धारीवाल जो आज भी यूडीएच के मंत्री है, उनकी ट्यूनिंग को लेकर काफी कहा जाता था कि आप लोगों की जो ट्यूनिंग है वो वाकई एक वैसी ही ट्यूनिंग एक मंत्री और सेक्रेटरी के बीच होनी चाहिए, तभी जो है विभाग में कामकाज स्मूथ चलता है। अब ये तो मैं विभाग में काम अच्छा हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मंत्री और सचिव, उनकी जो एक आपस में जो समझ है या आपस में जो तालमेल अच्छा हो, तभी विभाग में अच्छा काम हो सकता है। यदि दोनों के डिफरेंसेस बने रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसमें विभाग को नुकसान होता है। तो इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि इसको जो अच्छे से अच्छे ढंग से जैसा काम कर सकते हैं उसको किया जाए। सर, इस समय 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है। तो इस अभियान में, जैसे पिछले बार जब आपके कार्यकाल में अभियान चला था तब पट्टे बांटे गए थे, इस बार सरकार ने रखा है कि 10 लाख पट्टे बांटे जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में किस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि इस कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ साथ लोगों को मैक्सिमम रिलीफ मिल सके? अभी मैंने इस जानकारी ली नहीं है अभी तक। अब कल से इसके ऊपर चर्चा करेंगे विभाग के अधिकारियों से भी। और ये ज़रूर है कि इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से काफ़ी कुछ काम हमें शायद ऑनलाइन करना पड़े, या उसको कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ अभी तय करनी पड़ेगी। कुछ काम विभाग ने कर भी रखा है, जैसा मुझे पता लगा है, उसके बारे में भी जानकारी मैं लूँगा। उसके बाद फिर मैं बता सकता हूँ कि कैसे इस काम को आगे अंजाम देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सब मिलके इस काम को काफ़ी अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। सर, ये तो अभियान के बाद जो एक आप मानते हैं कि बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 अक्टूबर को होना है। इसके अलावा आपका जो स्कोप ऑफ वर्क जो आदेश में दिया गया है, आपकी नियुक्ति के आदेश में, तो मैं पूछना चाह रहा था, प्रशासन शहरों के संग अभियान के बाद आप कौन सी विभाग में इंपॉर्टेंट इश्यू मानते हैं जिसपे और वर्क किया जाना है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। कुछ काम हो भी रहे हैं, उस पर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्कोप है कि शहरों के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। फिर जो हमारी स्वास्थ्य शासन जो ये निकाय हैं, इनका कैसे कार्यशील हों बेटर, अच्छे ढंग से, और कैसे इनके वित्तीय स्रोत बढ़ें, क्योंकि इनके वित्तीय स्रोत कमज़ोर होने से बहुत दफ़ा ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। तो उसके ऊपर भी इसके ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा। और जो भी मुद्दे दिए जाएंगे, विभाग बहुत बड़ा है और इसमें जो भी मेरे पास ऐसे मुद्दे आएंगे, उनके ऊपर जो मैं
कर सकता हूँ, अपना योगदान दे सकता हूँ, मैं देने का प्रयास करूँगा। सर आपको अच्छा खासा अनुभव है, आपके सामने भी इस तरह की प्रॉब्लम्स पहले भी रहती है, उसका आपने सॉल्यूशन का प्रयास किया था, क्योंकि आपने खुद ने कहा जो बड़ा मुद्दा है निकायों के आर्थिक हालात, क्योंकि निकायों के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, इस वजह से कई बार जो केंद्र सरकार की या राज्यों की परियोजना होती है तो उसमें जो इनका शेयर है वो ये दे नहीं पाते। तो आपके दिमाग में क्या प्लानिंग ऐसी है कि उनके हम के स्रोत बढ़ा सकते हैं जो अपन आपके पिछले कार्यकाल में जो पूरे नहीं हो पाए? तो ऐसा आप क्या समझते हैं कि इस बार आप सरकार को इस बारे में राय देंगे? देखिए, पिछले कार्यकाल के बाद बहुत लंबा समय निकल गया है, पहले सारा अध्ययन करना पड़ेगा कि इस बीच में क्या कुछ हुआ है, उसके बाद इसके ऊपर हम अध्ययन करके फिर हम आपको बताएंगे कि क्या और कर सकते हैं। सर ये जो कोरोना का जो चला है पिछले साल मार्च से और अब तक ये कोरोना का जो चल रहा है, तो उस वजह से सर रियल एस्टेट को लेकर स्थितियां बहुत खराब है। हालांकि सरकार ने कई तरह की छूटें वगैरह दी है, उनके जो पेमेंट वगैरह जमा कराने छूट दी है, लेकिन आपको लगता है कि रियल एस्टेट को और कुछ संजीवनी की जरूरत है? मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट को और कुछ ऐसे या ये कहें कि इसको कैसे और प्रफुल्लित किया जाए रियल एस्टेट को, क्योंकि बहुत सारे रोजगार जुड़े हुए हैं इससे। हाँ। बहुत सारी इकोनॉमी स्टेट की, किसी भी स्टेट की हो, वो इससे जुड़ी हुई है। इसको और कैसे बढ़ावा मिले, इसमें राज्य सरकार के स्तर पर भी कुछ काम हो सकते हैं, कुछ केंद्र के स्तर पर भी चीज़ें होती हैं जो उनको तय करनी होती हैं। हमारा सीमित दायरा राज्य सरकार तक ही है, तो उसमें हम जो भी और कर सकते हैं सब मिलके, वो हम पहले इसको स्टडी करके फिर कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट को बढ़ावा मिले, ताकि ये विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत है रियल एस्टेट, तो इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे हम। सर एक कॉलोनियों के नियमन को लेकर भी शहरों में प्रॉब्लम आती है, अवैध कॉलोनियां बस जाती है। आपके कार्यकाल में जब प्रशासन शहरों के संग चला था तो उसमें कई तरह की रियायतें दी गई थी, तो आज भी चीजें सर वही हैं, तो उनके सॉल्यूशन को लेकर इस तरह की कोई प्लानिंग? हाँ, वो देखिए, कई चीज़ें हैं जो पॉलिसी मैटर्स हैं, राजस्थान सरकार के स्तर पर तय होनी है, तो इसको हम जैसे ही ये आंकलन हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए, हम वो सारे मुद्दे जो हैं सरकार के सामने रखेंगे और इसके बाद सरकार उनके ऊपर फैसला लेगी, तो फिर आगे ये लाभ मिल सकेगा। जी विजेंद्र, ये हमारे साथ थे जीएस संधू। जी विजेंद्र, शुक्रिया अभिषेक उनसे बात कराने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है बखूबी वो यूडीएच को समझते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।